तो दोस्तों आज हम सुनेंगे सत्य और अहिंसा की महागाथा। मेरा नाम है आकाश। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल द ऑल टाइम स्टोरीज में। गुजरात के पोरबंदर में अक्टूबर की सुबह कुछ अलग ही थी। समुद्र की लहरें किनारे से आकर रेत को भिगो रही थीं, मानो कोई मधुर गीत गा रही हों। हवा में नमक की खुशबू थी और सूरज धीरे धीरे क्षितिज पर उग रहा था। दीवान करमचंद गांधी के घर में चहल पहल थी। कमरे में दाइयों की फुसफुसाहट, बाहर आंगन में बच्चों के खेल और रसोई से आती तुलसी और कपूर की महक, सब मिलकर एक पवित्र वातावरण बना रहे थे। कुछ ही देर में पुतलीबाई ने एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया। दाई ने कहा, बधाई हो दीवान साहब, घर में लक्ष्मी और विष्णु दोनों का आशीर्वाद है। पुतलीबाई ने नवजात को गोद में लिया। उसकी आंखों में झांकते हुए धीरे से कहा, मोहन, तू हमेशा सच का साथ देना, चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना हो। मोहन का बचपन बिल्कुल सादा था। वह खेलों में तेज नहीं था, लेकिन नैतिक कहानियों में उसकी गहरी रुचि थी। रामायण और महाभारत की कथाएं, जैन धर्म का अहिंसा का सिद्धांत और मां की दया भावना, सब उसके मन में गहराई से बस गए। मासूम उम्र में विवाह समय तेजी से बीता और मोहन किशोर हो गया। लेकिन उस समय की परंपरा के अनुसार 13 साल की उम्र में ही उसकी शादी तय कर दी गई। लड़की का नाम था कस्तूरबा मखनजी। शादी का दिन आया तो घर में रंगोली, हल्दी और संगीत का माहौल था। ढोल नगाड़ों की आवाज, मेहमानों की भीड़ और फूलों की खुशबू से पूरा मोहल्ला महक रहा था। मोहन थोड़ा घबराया हुआ था। शादी के रस्मों के बीच उसने धीरे से अपने दोस्त को कहा, मुझे तो अब भी लगता है मैं बच्चा ही हूं। दोस्त ने हंसते हुए जवाब दिया, अब तो तू घर गृहस्थी का आदमी बन गया मोहन। विवाह के बाद भी मोहन की दुनिया किताबों, स्कूल और मां के संस्कारों के इर्द गिर्द रही। लेकिन अब वह जीवन की जिम्मेदारियों को धीरे धीरे समझने लगा था। साल 1887। पोरबंदर के छोटे से घर में माहौल थोड़ा गंभीर था। मोहन अब जवान हो चुका था और वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाने का अवसर मिला था। रवानगी से एक दिन पहले पुतलीबाई ने मोहन को अपने पास बुलाया। वह तुलसी के पौधे के सामने बैठी थी, हाथ में चावल और हल्दी ली। मोहन, परदेश जाना आसान नहीं। वहां की आदतें, लोग और सोच सब अलग होंगे। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, मां, मैं आपके संस्कार कभी नहीं भूलूंगा। पुतलीबाई ने उसे 3 व्रत दिलाए। 1, मांस नहीं खाना। 2, शराब नहीं पीना। 3, स्त्री का अनादर न करना। मोहन ने वचन दिया। समुद्र जहाज पर चढ़ते समय उसने किनारे खड़े अपने परिवार को देखा। हवा में नमक की गंध थी और दिल में हल्का डर भी। इंग्लैंड पहुंचने पर उसे सब कुछ अजनबी लगा। ठंडी हवा, लंबे कोट पहने लोग, घोड़ा गाड़ी की खटखट और अंग्रेजी भाषा की तेज बोली। धीरे धीरे उसने खुद को ढालना शुरू किया। सूट बूट पहनना सीखा, अंग्रेजी बोलने का अभ्यास किया, लेकिन अपने सिद्धांत नहीं छोड़े। रात को वह भगवत गीता, बाइबल और बौद्ध धर्म के ग्रंथ पढ़ता। उसे महसूस हुआ कि असली ताकत बाहरी रूप में नहीं, बल्कि भीतर की सच्चाई और अनुशासन में है। दक्षिण अफ्रीका में जागृति 1891 में भारत लौटकर मोहन ने वकालत शुरू की, लेकिन काम ज्यादा नहीं मिला। 1893 में उन्हें 1 साल का काम मिला, दक्षिण अफ्रीका में एक भारतीय व्यापारी का केस लड़ना। समुद्र यात्रा के बाद जब वह डरबन पहुंचे तो उनका स्वागत हुआ, लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि वहां भारतीयों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है। एक ठंडी रात मोहनदास ट्रेन से प्रिटोरिया जा रहे थे। उनके पास फर्स्ट क्लास का वैध टिकट था। एक गोरे यात्री ने शिकायत की, यह रंग वाला आदमी फर्स्ट क्लास में कैसे बैठ सकता है? कंडक्टर आया और बोला, तुम्हें सेकंड क्लास में जाना होगा। मोहन ने शांत स्वर में कहा, मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है, मैं क्यों जाऊं? कंडक्टर ने गुस्से में उन्हें सामान समेत डिब्बे से बाहर फेंक दिया। स्टेशन पर ठंडी हवा चल रही थी, कोट भी नहीं था और कोई जान पहचान नहीं। वह बेंच पर बैठा सोच रहा था, अगर मैं चुप रहा तो यह अपमान बार बार होगा, न सिर्फ मेरे साथ बल्कि मेरे जैसे हर भारतीय के साथ। यहीं से उसके भीतर एक नई आग जल उठी, अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह की। दक्षिण अफ्रीका में अगले 21 साल वह इसी सिद्धांत पर डटा रहा, लोगों को संगठित करता रहा
और अन्याय को अहिंसा से चुनौती देता रहा। भारत की धरती पर वापसी साल 1915। दक्षिण अफ्रीका में लंबा संघर्ष जीतने के बाद मोहनदास करमचंद गांधी अपने वतन लौटे। बंबई, अब मुंबई के बंदरगाह पर उनका स्वागत हुआ। फूलों की मालाएं, बैंड की धुन और उत्साहित लोग जो उन्हें देखने उमड़े थे। गांधी जी अब साधारण खादी का कुर्ता और धोती पहनने लगे थे। किसी ने उनसे पूछा, गांधी जी, आपने वकीलों वाला कोट क्यों छोड़ दिया? गांधी जी मुस्कुराए, जब देश के गरीब बिना कपड़ों के रहते हैं तो मुझे महंगे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं। उन्होंने देश भर में यात्रा शुरू की। गांव, कस्बे, खेत, कारखाने, हर जगह जाकर उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। इसी दौरान उन्हें बिहार के चंपारण से खबर मिली कि किसान नील की खेती के अन्यायपूर्ण कानून से परेशान हैं। चंपारण का सत्याग्रह। चंपारण पहुंचते ही गांधी जी ने किसानों की हालत देखी। कई भूखे थे, कपड़े फटे हुए, और अंग्रेज अफसर उन्हें जबरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे। एक बूढ़ा किसान आया और बोला, बापू, हमारी अपनी जमीन पर भी हमें अधिकार नहीं, हम क्या करें? गांधी जी ने कहा, हम डरेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, लेकिन चुप भी नहीं रहेंगे। उन्होंने किसानों को संगठित किया, अंग्रेज अफसरों से बातचीत की, और जब दबाव बढ़ा तो उन्होंने सत्याग्रह का ऐलान किया। यह शांतिपूर्ण आंदोलन था। न कोई हिंसा, न कोई गाली, बस दृढ़ता से अन्याय का विरोध। अंग्रेज अफसरों ने सोचा, यह साधारण कपड़ों वाला आदमी हमें चुनौती कैसे दे सकता है? लेकिन धीरे धीरे आंदोलन इतना बढ़ा कि सरकार को किसानों की शर्तें माननी पड़ी। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी की भारत में पहली बड़ी जीत थी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, यह सिर्फ एक वकील नहीं, बल्कि जनता का अपना नेता है। असहयोग का बिगुल साल 1920, जलियांवाला बाग की त्रासदी ने पूरे देश को झकझोर दिया था। गांधी जी ने महसूस किया कि अब अंग्रेज सरकार के साथ सहयोग करना नैतिक रूप से गलत है। दिल्ली में एक सभा में उन्होंने कहा, जब तक हम अपने गुलामी के औजार इस्तेमाल करते रहेंगे, तब तक हम आजाद नहीं हो सकते। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। सरकारी स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा, विदेशी कपड़ों को जलाना, केवल खादी पहनना, गांव-गांव में चरखे घूमने लगे। लोग गर्व से कहते, हम अपने कपड़े खुद बनाएंगे और अपनी आजादी खुद लाएंगे। गांधी जी का संदेश साफ था, हिंसा नहीं, बस आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार से अंग्रेजों को कमजोर करना। हालांकि 1922 में चौरी चौरा में हुई हिंसा से गांधी जी बहुत आहत हुए। उन्होंने आंदोलन रोक दिया और कहा, अहिंसा मेरी आत्मा है, मैं इसके साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। नमक का सत्याग्रह साल 1930। ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगाया था। यह गरीब से गरीब व्यक्ति को भी प्रभावित करता था। गांधी जी ने इसे चुनौती देने का निर्णय लिया। 12 मार्च 1930 की सुबह साबरमती आश्रम में गांधी जी ने अपने 78 साथियों के साथ एक लंबी यात्रा शुरू की। चरखे से काता खादी का वस्त्र पहने, हाथ में लाठी ली, वह धीरे धीरे गांव-गांव से गुजरते। लोग रास्ते में फूल बरसाते, जयकारे लगाते, महात्मा गांधी की जय। 240 मील की यात्रा के बाद वे दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल की सुबह समुद्र किनारे गांधी जी ने झुककर एक मुट्ठी नमक उठाया। यह सिर्फ नमक नहीं था, यह गुलामी के खिलाफ सीधी चुनौती थी। ब्रिटिश सरकार बौखला गई। देश भर में हजारों लोग गिरफ्तार हुए, गांधी जी भी जेल भेजे गए। लेकिन यह आंदोलन दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। एक बूढ़ा निहत्था आदमी साम्राज्य की ताकत को ललकार रहा था। भारत छोड़ो साल 1942। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और अंग्रेज भारत से सैनिक और संसाधन ले जा रहे थे, जबकि देश अब भी गुलाम था। गांधी जी ने साफ कहा, अब या तो हमें आजादी दो या फिर हमें अपनी ताकत से तुम्हें निकालना पड़ेगा। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में उन्होंने भारत छोड़ो का नारा दिया। सभा में उनका स्वर शांत लेकिन दृढ़ था, करो या मरो। अंग्रेजी सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। गांधी जी और कांग्रेस के सारे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। जेलों में जगह कम पड़ गई। देश भर में लोग स्वतः स्फूर्त आंदोलन करने लगे। हड़तालें, प्रदर्शन, सरकारी दफ्तरों का बहिष्कार। कई जगह हिंसा भी हुई, जिससे गांधी जी चिंतित हुए। पर उनकी बात स्पष्ट थी, हिंसा हमारी जीत को कलंकित कर देगी,
स्वतंत्रता और बंटवारे का दर्द। 15 अगस्त 1947 दिल्ली में लाल किले के ऊपर तिरंगा फहराया गया। देश ने आजादी का सपना पूरा किया, लेकिन इसके साथ आया विभाजन का जख्म। भारत और पाकिस्तान दो नए देश बने और लाखों लोग एक रात में शरणार्थी बन गए। पंजाब, बंगाल और अन्य जगहों पर हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। गांधी जी इस हिंसा से टूट गए। उन्होंने कहा, धर्म का असली अर्थ प्रेम है, नफरत नहीं। वह दिल्ली, नोआखाली, कलकत्ता जैसे इलाकों में गए जहां दंगे हो रहे थे। वह उपवास करने लगे जब तक लोग हिंसा रोकने का वादा न करें। कई बार उनके अकेले प्रयास से पूरे शहरों में शांति लौट आई, लेकिन उनका दिल भारी था। हमने आजादी तो पा ली, पर इंसानियत खो दी। अंतिम दिन जनवरी 1948। दिल्ली की सर्द हवा में बारूद और तनाव की गंध घुली थी। देश बंट चुका था, पर सांप्रदायिक हिंसा पूरी तरह थमी नहीं थी। गांधी जी दिन रात शांति के लिए काम कर रहे थे, उपवास कर रहे थे और हर वर्ग के लोगों से मिलने जाते थे। 30 जनवरी की सुबह बिरला हाउस में उनका दिन सामान्य तरीके से शुरू हुआ। सुबह की प्रार्थना, फिर मिलने वालों की लंबी कतार। दोपहर को उन्होंने कुछ सहयोगियों से कहा, मैंने अपना काम लगभग पूरा कर लिया है। अब तो ईश्वर की इच्छा ही है कि मैं यहां रहूं या जाऊं। शाम 5 बजे के करीब वह प्रार्थना सभा के लिए निकल रहे थे। आंगन में लोगों की भीड़ थी। अचानक भीड़ से एक आदमी आगे आया, हाथ में पिस्तौल। गांधी जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ हाथ जोड़ने की कोशिश की, पर 3 गोलियां उनकी छाती में धंस गईं। गांधी जी जमीन पर गिरते हुए बोले, हे राम। भीड़ में चीख पुकार मच गई। अमर विरासत। गांधी जी के पार्थिव शरीर को दिल्ली की सड़कों से होते हुए यमुना किनारे ले जाया गया। चारों ओर जनसमुद्र उमड़ा हुआ था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रो रहे थे। उनके अंतिम संस्कार के समय पूरा देश मौन था, मानो वक्त थम गया हो। दुनिया भर के नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, आने वाली पीढ़ियों को शायद यह विश्वास भी ना हो कि ऐसा कोई व्यक्ति वास्तव में इस धरती पर चलता था। आज भी गांधी जी का नाम सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सत्य और अहिंसा का प्रतीक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, सबने उनसे प्रेरणा पाई। गांधी जी की आवाज आज भी गूंजती है। आप वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। अगर आप ऐसी सच्ची कहानी और सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें